किरण रिजिजू बोल रहे हैं इस वक्त। कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सहित बताता हूं, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सहित बताता हूं। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने। सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने 1 मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजरी सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सिले। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I'm raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. अब देखिए, जो बात सुप्रिया सुले कह रही है इसी पर बात कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं इस बिल के प्रावधान क्या है। जो बात कलेक्टर को लेकर की हुई, भाई वक्फ क्या करता था, वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड क्या करते थे कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। क्यों एतराज है जो अभी तक वक्फ का सिलसिला चला रहा था उस पर? वक्फ ने कह दिया, मतलब वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये संपत्ति मेरी है, तो आप बताते रहिए, दुनिया को समझाते रहिए नहीं साहब ये मेरी निजी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। जिम्मेदारी किस पर है? उस व्यक्ति पर जिसकी जमीन क्लेम कर रहा है। कौन इसका फैसला कौन कर रहा है? वक्फ फैसला कर रहा है। अब इस बिल के जरिए कर दिया कि ऐसी किसी भी सूरत में कलेक्टर जाकर के सर्वे करेगा कि जिस बिल्डिंग पर वक्फ अपना दावा कर रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन सी वो जो भी वो जमीन है या प्लॉट है या इमारत है, जो भी वॉटेवर प्रॉपर्टी, वो वक्फ की बनती है कि नहीं बनती है। पहले ये क्लेम भी वक्फ करता था, फैसला भी वक्फ करता था। अब ये फैसला कलेक्टर करेगा। इस पर सुप्रिया सुले को भी एतराज है। इसी पर एतराज था समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद, उनको इस पर एतराज था कि कोई और आदमी कैसे फैसला करेगा, मेरे धर्म का मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। सीधे सीधे सरल शब्दों में समझिए, मामला जमीन का है, मिल्कियत का है, पैसे का है। और इस बार मोदी सरकार वहां चोट कर रही है जहां पर दर्द ज्यादा होगा। इससे पहले तो वो मुद्दे जो थे वो ज्यादातर आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे, सीए एनआरसी। यहां मुद्दा सीधे सीधे वो जो एक क्लब बना हुआ है वही क्लब ड्राइव करता है, सारी मुस्लिम आबादी को ड्राइव करने की कोशिश करता है, उनकी साइकी को। वही फतवे जारी करता है, वही बताता है आपको जीवन कैसे जीना है, वही आप बताता है आपको वोट किसको करना है। और वही बैठा हुआ है इस वक्फ के अंदर भी। कोई क्लेम कर सकता है कि वक्फ के अंदर आम मुसलमान को जगह मिलती है? ये चर्चा यहां पर पहले भी हो चुकी है। और क्या संशोधन इसके अंदर किए जा रहे हैं? पहले तो नाम बदल दिया जा रहा है, इसका वक्फ का जो है नाम बदल दिया जा रहा है। फिर अब जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड होंगे उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी होंगे, इसका भी एतराज किया गया। ये एतराज किया रामपुर वाले सांसद सपा ने कि भाई अयोध्या के मंदिर के ट्रस्ट के अंदर क्या कोई मुसलमान हो सकता है? बात सही है। उसका जवाब लल्लन सिंह ने दिया कि मंदिर में और संस्था में फर्क कीजिए। आप राम मंदिर की तुलना वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल से नहीं कर सकते, संस्था है। संस्था के अंदर नॉन मुस्लिम क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करता, वो तो कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेता है। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने सुना, एक जज थे, उनका वो वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि आजकल कोर्ट की कार्रवाई वीडियोग्राफी के जरिए सार्वजनिक की जाती है। हाई कोर्ट के जज ने कहा अच्छा ऐसा करो ना, तुम ताजमहल भी ले लो, तुम लाल किला भी ले लो, तुम एक काम करो सारी हिंदुस्तान की जमीन वक्फ को दे दो, तुम्हारा घर दे दें वक्फ को। जज बोल रहे हैं, तुम्हारे वकील से जो वक्फ की तरफ से खड़े थे, तुम्हारा जमीन तुम्हारा घर दे दें वक्फ को। क्यों कहना पड़ा उनको ये? क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड एक साइट को क्लेम कर रहा था। उस पर जज को ये कहना पड़ा, क्या तमाशा है ये? कहीं भी कभी भी खड़े होकर वक्फ की तरफ से कह दिया जाता है कि हमारी हो गई। ऐतराज इस बात पर है। अवधेश जी, तमाशा देख लिया आपने, शुरू कर लिया। और ये तमाशा जो रामपुर वालों ने सांसद ने कहा ना सड़क पर उतराएंगे, वहां तक ले जाने की तैयारी तो रामपुर का मामला पूरे देश ने देखा है कि रामपुर में कैसे वक्फ की सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज को किसने कब्जा किया था। यही तो स्थिति है इस देश में। देखिए, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि इस देश में सेकुलरिज्म का नाम पार्टियों ने लिया, लेकिन वो एक्ट में, वो प्रैक्टिकल में एंटी सेकुलर काम किया। भारतीय जनता पार्टी को, मुझे बहुत विडंबना है ये कि भारतीय जनता पार्टी को एंटी सेकुलर कहा गया, लेकिन स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर को वापस लाने का काम बीजेपी ने किया है।
क्या तीन तलाक के विरुद्ध जो एक साथ तीन तलाक के विरुद्ध क्या सेकुलर विरोधी कानून था, इस्लाम विरोधी कानून था? क्या जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साहबानों के मामले में, क्या वो एंटी सेकुलर फैसला था? तो क्या हो रहा है इसमें? वक्फ का जो कानून था, आज फिर इसको दोहराना आवश्यक है कि 1954 में बना, पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इसके पीछे किसी भी मुसलमान के किसी भी प्रकार की भलाई या परोपकार का भाव नहीं था। पहले अंग्रेजों ने लाया अपने हित से, उसके बाद 1954 में लाया गया, लेकिन इसका जो रूप दिया गया है वो 1964 में दिया गया, जब कांग्रेस क्राइसिस में आ गई थी। 1962 का युद्ध भारत हार चुका था, देश में विपक्षी पार्टियां खड़ा हुई थी और राष्ट्रवाद का एक नया भाव था, तो वो चुनाव जीतने की दृष्टि से इसको लाया गया। जब नरसिंह राव क्राइसिस में आए 1995 में, यह जानना देश के मुसलमानों को भी जरूरी है, जब अर्जुन सिंह ने 1994 में पार्टी को सेकुलरिज्म के नाम पर बांट दिया बाबरी विध्वंस के बाद, और नरसिंह राव पर एक दबाव था उनको प्रदर्शित करने का कि मैं एंटी सेकुलर नहीं हूं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, उसमें यह कानून जो हमारे संविधान के मानकों के विपरीत है कि किसी भी संस्था को इतना अधिकार कि संविधान के परे जाके काम करे आप नहीं दे सकते हैं। और जब 2013 में फिर इसमें जब अंतिम संशोधन हुआ है, इसको और सशक्त किया गया, तो राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार रही थी, स्थिति बहुत खराब थी, तो जाने के पहले संशोधन करके बनाया गया। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि अगर आप समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे न इस्लाम के सेवा का भाव था, न मुसलमानों के किसी परोपकार का भाव था, न कल्याण का भाव था। एक लाइन और बोल देता हूं सर, एक लाइन में आपको और बोलने के लिए कह रहा हूं कि ये समझा दीजिए ना व्यूअर्स को क्यों लाई मोदी सरकार ये बिल अभी, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ने कहा कि आप भी चुनाव जीतने के लिए लाए हो, हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव है। नहीं, ये कह सकते हैं। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य अगर चुनाव जीतना है, मैं तो देश से पूछता हूं आपके टीवी के माध्यम से कि एक साथ तीन तलाक विरोधी कानून से भारतीय जनता पार्टी को क्या पॉलिटिकल लाभ हो सकता था? कौन उसको इसके आधार पर वोट दे सकता था? आज जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी में जो कानूनी दृष्टि से वक्फ के पास रहे, गैर कानूनी हट जाए, कानूनी दृष्टि से उसका सत्यापन हो, इससे बीजेपी को कितना वोट मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल तो यह है कि इससे क्या बीजेपी को वोट मिलना है? क्या हर चीज वोट के आधार पर होगा? किसी भी संस्थान को आप इतना बड़ा अधिकार दे देंगे कि एक मजहबी लैंडलॉर्ड की तरह एक असीमित अधिकार है, तो सरकार का काम होता है। इस पर जितनी शिकायतें हैं, 75 मुस्लिम संस्थाओं ने इसमें चेंज की मांग की है। 75 मुस्लिम संस्थाओं ने चेंज की मांगी है, अलग अलग सियाओं के संगठन ने, दूसरे संगठनों ने आके किया है, मुसलमानों के अंदर महिला संगठनों ने किया है, और देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उन सबको अगर का समाधान करना है, और कुछ लोगों के जमींदारी वर्चस्व को जो आप एक बार बार बोल रहे थे, अगर तोड़ना है, उसमें इक्वलिटी लाना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाना है, और सेकुलरिज्म को दो बातें बस व्यवहार में लाना है, तो इसका दो बातें केवल, और ये फैक्ट के तौर पर ये बोर्ड बना, शिया बोर्ड अलग, शियाओं का अलग मामला है, सुन्नियों का अलग मामला है केवल, लेकिन दो ही धड़े नहीं है इस्लाम में ना। भारत में तो शायद सारे कितने 71 फिरके होते हैं, सभी सारे के सारे प्रैक्टिस में है। तो इसके अंदर बोहरा हैं और जितनी कम्युनिटीज हैं उनको शामिल किया जाएगा नहीं, उनको वो शायद उनके अलग बोर्ड बनेंगे। बोर्ड अलग, हाँ, मतलब उनको आपने इख्तियार दिया है, उनको आपने ताकत दी कि आप अपना खुद रेगुलेट कीजिए, इसमें अगर आपको नहीं करना है तो। दूसरा, ये जो रेवेन्यू आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक दिन, रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ, यानी सबसे बड़ा लैंड बैंक रेल और सेना के बाद इनके पास है। रेवेन्यू कितना आता है पूरे साल में? देवेंद्र ही बता रहे थे, मात्र 200 करोड़। हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर रेवेन्यू जनरेट करता है 200 करोड़, और वो भी किस काम में खर्च होता है ये कोई मालूम नहीं। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस बिल के अंदर खास तौर पर प्रावधान किया गया है कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या जो विडो हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई है, और जो बच्चे अनाथ हैं, उस पैसे का इस्तेमाल उनके लिए कीजिए। ये बिल के अंदर प्रोविजन किया गया है। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं, इससे कौन सा वोट बीजेपी को मिलने वाला है? मुस्लिम वोट कितना मिला 2024 के इलेक्शन में? तो जो हो रहा है वो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। विजय जी, ये दो बातें इस बिल को देखकर पहले समझनी चाहिए। एक तो वक्फ बोर्ड को, जो आपने बहुत ठीक से कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस इशू नहीं है, वो प्रॉपर्टी इशू है, संस्थागत इशू है, समझे? तो इसको बार बार इस्लाम के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के बहाने प्रॉपर्टी को किस तरह से
इकट्ठा किया जाए और कैसे उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसका एक मसला है। तो इसलिए ये कहना कि राम अयोध्या के मंदिर से ट्रस्ट की बात है कि नहीं है, ये बात भी ठीक है कि जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उनमें नॉन हिंदूज को नहीं रखती सरकार, उसके कानून में भी है। जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है या अयोध्या का तीर्थ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट सिर्फ मंदिरों को देख रहे हैं। और वक्फ कलेक्टर अगर होता है मुसलमान तो वो रहता है, वो तो ऑफिसर ये की तो बात लेकिन नहीं आपने है। मैंडेटरी कर वो दिया तो ना कि इसमें mandatory- नॉन मुस्लिम होंगे। हाँ। वो बात तो ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड को पहले तो ये समझना चाहिए कि वो उसको रिलीजियस तरीके से मत देखिए, उसको प्रॉपर्टी के तरीके से देखिए कि एक प्रॉपर्टी रेगुलेट करने वाली संस्था है जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर रही है। और उसमें काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हैं, बड़े लंबे बात है। प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया कि 8 लाख से ज़्यादा, करीब 9 लाख प्रॉपर्टीज है जिन पर सारे इशूज बन रहे हैं। बड़े बड़े वक्फ बोर्ड जो है, खासतौर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के पास बहुत प्रॉपर्टी है। मैं देख रहा था कि करीब 150 से ज़्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वो सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह से चल रहे हैं एग्जैक्टली कि वो। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का कब्जा किन लोगों ने कर रखा है। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो इसे नहीं छोड़ना चाहते मजहब के नाम पर। और वो लोग हैं, वो जो पावरफुल लोग हैं सोसाइटी के। यदि महिलाओं के लिए पैसा दिया जा रहा है या ये सब काम किया जा रहा है तो उसमें कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो देवेंद्र ने भी कहा और मुझे भी लगता है कि इस बिल को भी, क्योंकि ये बड़ी कम्युनिटी के साथ रिलेट करता है, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट को भेजना चाहिए ताकि उसमें और विस्तार से चर्चा हो जाए। इसमें कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है। 90 आप इस सरकार पर आप ये तो इल्जाम लगाते थे हाँ। बुलडोज करती है बिल नहीं, को। वो उसकी 2013 में जब बिल संशोधन हुआ, उसके बाद 2024 आ गया, तो 10 साल अगर ये बिल नहीं बदला, ये कानून नहीं बदला, तो 10 महीने में भी कोई वो आग नहीं लगेगी। तो वो स्थायी समिति के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा, तो उससे सारे जो इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मुझे लगता है सरकार भी उसमें लोगों को समझाने में तो ये कह रहे हैं मदद कि भाई करेगी। जो आपका एतराज है विपक्ष का वो जेन्युइन भी हो सकता वो genuine है। वो पार्लियामेंट हाँ। उसका फोरम है तो ना, उस पर इसीलिए तो है। करें। और लेकिन आप वो करने की बजाय ये कहें कि हम तो बस आप सड़क पर उतरेंगे। नहीं, वो तो नहीं होना। और वो उस दिन हो जिस दिन मान लीजिए जबरदस्ती ये बिल पास कर दे सरकार। हाँ। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि सड़क पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार यदि इस बिल को जबरदस्ती पास कर देती कि आज बिल रखा और आज के आज इसको पास कर दिया बिना चर्चा के, तो आप कहते हैं हम सड़क पर जाएंगे, सड़क पर निकल जाएंगे। दूसरी बात, इसका पॉलिटिकल एंगल भी देखिए कि ये बिल जो सरकार 10 साल में किसी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेज रही, वो आज क्यों भेज रही? बताइए। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष के मुजीबुल्लाह साहब के दबाव नहीं है, वो दबाव जेडीयू और टीडीपी का है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अपने ये भी जो अच्छी बात है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार, भाई लल्लन सिंह जो बोल रहे हैं वो हाउस में तो यही बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है। कि हम साथ यदि हैं। वो विरोध करेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप छोड़ दो सरकार। तो हर वो चीज है जो लेकिन विपक्ष इस चाहता ढंग था। से तो मैं तुम्हारे ऊपर एक डंडा भी रहना तो ये चाहिए। सरकार के विजय लिए विजय फायदा- जी, तो एक बार मैं समीर जी के पास फिर एक लाइन comment बोलिए, दे एक लाइन दूंगा। ये जो जिस ढंग से ललन सिंह ने पक्ष रखा है, आपको लगता है कि उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश है? अगर समर्थन में नहीं होगा, देखिए भाषा देखनी पड़ती है। जो आदमी खड़ा होकर कांग्रेस को फाइट कर रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, अगर किसी संस्था में पारदर्शिता नहीं है तो उसको बनानी पड़ेगी। अब मस्जिद की बात अलग है, या व्यक्ति की बनाई हुई संस्था है। मेरी जानकारी में अभी तक टीडीपी या जनता दल यू ने अभी तक जो मेरी जानकारी है इसको नहीं कहा है कि हम इस सर देखिए, वो देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने उन्होंने काफी क्लियर कर दिया था इस बात को, जो विजय जी कह रहे हैं कि हाउस में तो आप सरकार के साथ ही दिखोगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने पहले ये बात कह दी हो कि भाई आप इसको चर्चा के तहत लाइएगा, या आप इसको जो है कमेटी को भेजिए, उसके बाद कराइए जो कराएगा, हम आपके साथ हैं। समीर जी, हंगामा क्यों है फिर? देखिए, विपक्ष तो हंगामा करेगा ना। और विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? कांग्रेस का खुलकर विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया। समाजवादी की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमान जनता सड़कों पर उतर जाएगी। टीएमसी इसका विरोध कर रही है कि संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह विरोध इसलिए हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं में, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इनका और मुस्लिम नेताओं का एक गठबंधन है। वो गठबंधन क्या है? वोट जिहाद बनाम लैंड जिहाद। आप हमें लैंड दीजिए, हम आपको वोट देंगे। तो कांग्रेस का तो स्टैंड था कि भाई आप हमसे सरकारी जमीन लेते रहो वक्फ बोर्ड के नाम पर, और आप हमें मुसलमानों का वोट देते रहो। तो ये लैंड जिहाद बनाम वोट जिहाद का मामला है, जो विपक्ष के नेता को जो तकलीफ हो रही है। और देखिए, अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि 2015 के करीब एक स्टोरी भी थी, मैगजीन ने बहुत बढ़िया स्टोरी हुई थी
कि जो कांग्रेस वक्फ बोर्ड लेकर आई थी 2013 के अंदर संशोधन किया था, उसको बहुत मजबूत किया। तो कांग्रेस ने इतना वक्फ ट्रिब्यूनल को इतना मजबूत क्यों किया, वक्फ ट्रस्ट को इतना मजबूत क्यों किया? उसमें आ रहा था कि जो बड़े लोग इसके अंदर शामिल है, जिसमें ओबीसी का जिक्र था, तमाम मुस्लिम नेताओं का था, ये जो वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, इनकी सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रस्ट वक्फ की लैंड के ऊपर है। सबके होटल बने हुए, किसी का फार्म हाउस बना हुआ है, कोई जिस घर में रह रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कि कई ऐसी संपत्ति मुसलमानों की जिसका वक्फनामा नहीं हुआ है, मतलब वो वक्फ को दी नहीं गई थी, लेकिन वो इन नेताओं ने ले ली, अपना कब्जा कर इस लिया। पर क्यों नहीं बोलते ऑपोजिशन के लोग कि भाई वक्फ की संपत्तियों पर अपनी डर यही है ना, बनाई हुई हैं? अब डर ये है कि अब जांच होगी, वाले लोग अब हैं, जब वही तो जांच कब्जा होगी किया हुआ है, तो इसीलिए ये मैंने कहा सारी कि संपत्ति property वापस dispute होने है। वाली है। ओबीसी को डर इसी बात का है, रामपुर के जो सांसद हैं उनको डर इसी बात का है कि जो प्रभावशाली और मुस्लिम कम्युनिटी के जो ठेकेदारी करते हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके अपने व्यावसायिक साम्राज्य, अपने घर, अपने फार्म हाउस बना के रखे हैं, और कई लोगों ने अपने रेजिडेंशियल और अय्याशी के अड्डे बना के रखे हैं, वो सब जमीन अब सब सरकार जांच करेगी तो पता पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन थी नहीं, इस जमीन पर इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है। दो बात और जिस उद्देश्य से इसको जमीन का देना था, वहां अस्पताल और स्कूल की जगह इनके फार्म हाउस चल रहे हैं। देखिए, आप इस वक्त देश की सियासत में जो हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा और, मतलब ये तो हुआ एक एक अलग अलग बिंदु की बात हो गई, थोड़ा और ब्रॉडली देखिए, जिसको आप ईगल्स आई व्यू कहते हैं। तो कोशिश क्या है इसको मैं आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताता हूं। एक की चर्चा हम कर रहे हैं, 2 की अभी करेंगे। एक खबर हो गई वक्फ बोर्ड पर बिल, दूसरी खबर बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के हमारे नेताओं की बयानबाजी, और तीसरी खबर है विनेश फोगाट का मेडल ना ला पाना। इन तीनों में आप देखिए प्रयास किया है, बारीक बातें छोड़िएगा, प्रयास क्या है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, धर्म में दखलंदाजी। बिल के अंदर क्या है इसकी परवाह मत करो, माहौल ये मुसलमानों के खिलाफ है, सांसद कह रहा सड़क पे उतर जाओ। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारे देश के नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं वहां जो हुआ वो सारा माहौल यहां बना हुआ है। वहां भी बेरोजगारी थी, यहां भी बेरोजगारी है। वहां पे इकोनॉमी तो चल रही थी, वहां भी बढ़िया, यहां भी ठीक चल रही है, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। लोग सड़कों पर इसी तरह यहां पर भी आ सकते हैं। वहां पर भी लोगों को चुनाव पर भरोसा नहीं रह गया था, यहां पर भी देश में चुनाव पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए वहां पर जो हुआ वो यहां पर हो सकता है। मोदी जी सावधान। भगवंत मान, मोदी जी अभी इंडियन एयरबेस में है ना, शेख हसीना, जाके पूछ लेना उनसे। और मैं शेख हसीना जी से कहता हूं 2 बातें बता देना मोदी जी को, मैं कोट कर रहा हूं भगवंत मान को। शेख हसीना जी 2 बातें बता देना, या तो ये बता देना भागना कैसे है जब जनता आ जाएगी, घर में घुस जाएगी उनके, या फिर ये बता देना कि ऐसे काम ना करें, कौन से काम ना करें कि यह हालत ना हो। ये भगवंत मान। सलमान खुर्शीद हो तो जाए यहां भी जो बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, यहां ऐसी खबरें जो है तेजी से फैलती नहीं है। सज्जन वर्मा कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता, इसी तरीके से मोदी के घर में घुसेगी जनता। क्या है ये? वक्फ बोर्ड में जनता सड़कों पर, बांग्लादेश में फिर वही जनता सड़कों पर आएगी, मोदी के घर में घुसेगी, देश की पार्लियामेंट में घुसेगी। विनेश फोगाट पर आ जाइए। मोदी ने हरवा दिया, साजिश हो गई विनेश फोगाट के साथ। विनेश फोगाट के चाचा, कुश्ती में इससे बड़ा नाम नहीं है भारत में महावीर फोगाट से ज्यादा, वो चाचा लगते हैं, सगे। महावीर फोगाट कह रहे हैं कि कोच भी रहे हैं। हाँ, महावीर फोगाट कह रहे हैं कि भाई जो लोग ये नेता बोल रहे हैं कि साजिश हो गई, उनको पता ही नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ है। फैमिली मेंबर कह रहा है, इनिशियल कोच है वो, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बाकी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? मोदी ने हरवा दिया, मेडल देश का था, विनेश फोगाट का नहीं। मोदी, ये भाषा चल रही है। क्या कर दिया इसमें सरकार कैसे हरवा सकती है उसको? और डिटेल में जाऊंगा जब हम बात करेंगे। तीनों के अंदर, तीनों खबरों में एक कॉमन थ्रेड है, सरकार पे अविश्वास पैदा करो। आप सरकार के खिलाफ लड़ो ना, लेकिन कोई मुद्दा तो हो। और आप उसके बाद हवा यह बनाना चाहते हो कि जनता इतनी आक्रोश में है, मोदी पहुंच तो गया सत्ता में तीसरी बार, लेकिन जनता उसके साथ नहीं है, ये वोट भी फर्जी पड़ा है और जनता सड़कों पर निकलेगी, बांग्लादेश जैसा हाल कर देगी। हर बात पर ये कोशिश। अब असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। Here you asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person
has practiced Islam for 5 years. सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिए आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrariness. Why is arbitrariness? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स. 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर. Government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर. आधा मिनट. Government कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे. जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं. उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए. 1 सेकंड भी नहीं. श्री जीएम बाल योगी, नहीं श्री जीएम हरीश बाल योगी. थैंक यू स्पीकर सर. 1 मिनट को बात